जनता ने इस बार लगातार जो पिछले कई सालों से आपकी सरकार आ रही थी उस पर भरोसा ना कर बीजेपी पर भरोसा जताया है। क्या क्या वजह हो सकती है? साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी की भी बात की जा रही है, क्या ऐसे ये भी रीजन हो सकता है? हाँ, एंटी इनकम्बेंसी तो रीजन है ही। बहुत सारी चीजें फ्री की, ये दो पहलू होते हैं ना सिक्के के। हैं? आपने महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, लेकिन मारा गया उसमें ऑटो वाला, ई रिक्शा वाला और वो कैब वाले भी खूब भला बुरा कहते थे। इन चीज़ों का असर पड़ता है। बाकी जो आप फ्री कर रहे हैं, ठीक है, पानी फ्री, बिजली फ्री, बाकी चीज़ें भी देखिए, उसकी गुणवत्ता। हाँ, नहीं पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, आतिशी भी पीछे चल रही है। देखिए, हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। सचदेवा को सुन रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का प्रमुख तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन चेहरा होगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हम ये जो आंकड़े हैं उस पर नजर डालें तो यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अभी जो रुझान आया है वो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। इसकी क्या क्या प्रमुख वजह हो सकती है? कोई एंटी इनकम्बेंसी कह रहा है, कोई फ्री बीज की बात कर रहा है। जी शुभी जी, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को महसूस किया था और अपने 20 विधायक बदल दिए थे, उन्होंने नए चेहरे दिए थे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ थी, जो अब इन रुझानों से थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात क्या, आप देखिए कि तीनों पार्टियों ने चुनाव किस तरह लड़ा। बीजेपी ने अपनी साफ स्ट्रेटजी बनाई और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने किया। आम आदमी पार्टी निशाना बनाती रही कि अगला सीएम का फेस कौन होगा। बीजेपी सीएम फेस नहीं दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने किया और चुनाव लड़ा और वन ऑन वन गए। ठीक है, चूंकि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति के भी चेहरे इंडिया ब्लॉक में भी हिस्सा रहे थे। वहीं कांग्रेस ने अगर पार्टी ज़्यादा कहें तो उसके जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं उन पे भरोसा किया था, चूँकि पार्टी की अभी वैसी ज़मीन तैयार नहीं है। कांग्रेस के लिए इस बार एक अस्तित्व का सवाल था। तो जो उन्होंने टिकट दिए वो ऐसे कैंडिडेट्स को दिए जो खुद में स्ट्रांग थे, जो पॉलिटिकल फैमिलीज से हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, ताकि वो चुनाव लड़ सके यहाँ पे। तो स्ट्रैटेजीज में भी बहुत बदलाव किए गए। कहा गया कि बीजेपी ने इस बार अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत बदलाव किया है। जो पहली 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें से 8 ऐसे भी उम्मीदवार थे जो पहले दल बदल का खेल कर चुके थे। तो क्या ये जो स्ट्रैटेजीज में बदलाव किए गए उसका भी असर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि जो रणनीतियां बदली बीजेपी ने दिल्ली में अपने अनुभवों से, जो हरियाणा में उनका अनुभव हुआ, जो महाराष्ट्र में उनका अनुभव हुआ, तो वो माइक्रो मैनेजमेंट पे भी गए और वो जो आपको अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग थे उन पे भी उन्होंने काफ़ी वर्कआउट किया। जो पूर्वांचल के लोग जो थे उसको लगभग 16 सीटों पे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं दिल्ली में, और 39 सीट में लगभग 30 सीटों पे उनकी बड़ी भूमिका होती है, निर्णायक भूमिका होती है। तो उन पे उन्होंने बड़े बेहतर ढंग से काम किया। उस इलाके के जो जितने भी बड़े नेता थे, जिस जाति के भी हों, उनको उन क्षेत्रों में उन्होंने बड़े लंबे समय तक रखा, वहाँ काम कराया और उन लोगों को एक मैसेज दिया कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो दिल्ली में रहने के बाद आपके परिवार की जो बेहतरी है वो संभव नहीं हो पा रही है सरकार से, हम लोग आपके लिए बेहतर काम करेंगे। तो इस ढंग का माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी ने किया, अपनी रणनीति में बदलाव लाया, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सुभी जी, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में जो रुझानों में भी आ रही है, जो बाद में जनादेश के रूप में भी आएगी, वो है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था, जिसके लिए आम आदमी पार्टी पूरे देश में उभरी थी। अरविंद केजरीवाल उसके आइकॉन बने थे। 10 सालों में वो आइकॉन ध्वस्त हो गया। वो छवि जो थी, जो झाड़ू की जो छवि थी, वो नष्ट हो गई। और आज आप देख रही हैं उनके बड़े शीर्ष नेता जो हैं लगातार पीछे चल रहे हैं और जनता ने उनको नकार दिया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। और
दूसरी जो चीज़ है, जो बजट आया, बजट से मध्यवर्गीय जो परिवार था और महिलाएं जो थी, वो बिल्कुल उन्होंने अपना मत और बजट से भी बहुत फर्क पड़ा है। साथ ही साथ जो बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किए, उससे भी बहुत सारे फर्क देखने को मिले। धीरज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, स्ट्रैटेजीज में बदलाव किए गए, बड़े चेहरों को सामने रखा गया, इसके साथ साथ अगर हम आपकी बात करें तो अगर आतिशी की बात करें, जो इस वक्त बिहार में, माफ कीजिएगा, दिल्ली में इस वक्त जो मौजूदा मुख्यमंत्री थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक चुनाव है तब तक मैं ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहूंगी। तो ये तमाम बातें क्या जनता को खटक गई? देखिए, जनता जो है वो ये चीज़ों को समझ रही थी कि किस तरह से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने जब आतिशी को एक मजबूरी के तहत आगे रखा है और आतिशी को इस तरह से कहना कि हम अब जब तक ये चुनाव है तब तक हम रहेंगे, वो भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव मैसेज ही जा रहा है कि मतलब क्या है कि ये तानाशाही प्रवृत्ति से पूरी पार्टी चल रही है। सभी को पता है ये छोटी पार्टियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है, पर्सनालिटी कल्ट जो है, कि उसी के बेसिस पे वो चलना, सारी डिसीजंस लेना, कोई उसमें पार्टिसिपेशन दूसरों का नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पार्टी के अंदर, जो आंतरिक कलह वो भी आपके अंदर 8 विधायकों ने छोड़ दिया, 8 ने छोड़ दिया। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा तबका अभी भी जो है इस तरह के नीतियों से असंतोष में, क्योंकि उन्हें कहीं भी स्थान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने हिसाब से, और जब आप देखेंगे जो प्रेजेंटेशन होता है मीडिया में, वो बड़ा गजब का होता है। एक कुर्सी जो है अलग खाली रखी हुई है। ये जो है भरत मिलाप की जो बात आप कर रहे हो, लेकिन जो आप उसमें कहीं भी कोई आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है वो पूरी तरह से डेंटेड है, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते। ये सत्ता से चिपकने की राजनीति दिख रही है और माइक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट है बीजेपी का, वो बहुत तगड़ा रहा है। वाकई शिप्रा, बहुत सारी वजहें हैं और अलग अलग वजहों को खंगाला जाएगा, लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो परिणाम में जब बदलेंगे तब तक का इंतजार हमारे दर्शक भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। जी शिप्रा। बिल्कुल शुभी, और देखिए लगभग 9:30 बज चुका है और ऐसे में कुछ ही घंटों का और इंतजार करना है, जिसके बाद ये जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील होते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन लगभग ये सभी राजनीतिक विश्लेषक इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजीज में बदलाव किए उसका फायदा बीजेपी को मिला है। असित नाथ जी हमारे साथ बने हुए हैं। असित नाथ जी से बेहतर और कौन समझा सकता है कि बीजेपी ने किन आधार पर और कैसे जनता के बीच में गए? असित नाथ जी, इस पूरे चुनाव को अगर देखा जाए तो 27 साल का एक सूखा, जो हेडलाइंस भी बनी और ये कहा भी जाता रहा है कि बीजेपी का 27 साल का सूखा हो सकता है कि इस बार खत्म हो जाए, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कहेंगे? शिप्रा जी, 2015 का चुनाव जब आप याद कीजिएगा तो गौर कीजिएगा कि जो एसटी रिजर्व सीट है वहाँ दिल्ली में, वहाँ भाजपा की बुरी तरह से हार हुई थी और जहाँ भी दलित मतदाता अधिक रहे वहाँ भाजपा की हार हुई थी। आज मैं आपके ही लोअर ब्रेकिंग में जब विधानसभा क्षेत्रों के नाम पढ़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो रिजर्व सीट है और जहाँ निर्णायक रूप में दलित मतदाता हैं वहाँ बीजेपी जीत रही है। जहाँ पूर्वांचली मतदाता निर्णायक रूप में है वहाँ बीजेपी जीत रही है और बहुत हद तक जहाँ मुसलमान मतदाता निर्णायक रूप में है वहाँ भी काफ़ी सीटों पर बीजेपी आगे बनी हुई है। मतलब साफ है कि 2015 में जिस पूरे क्लास ने चुनाव में बीजेपी से दूरी बना ली थी, ठीक 10 साल बाद 2025 में वो सारे लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस 10 साल में उन लोगों को ये एहसास हो गया कि वो जिनके साथ खड़े थे वो उनको ठग रहे थे, वो उनको मूर्ख बना रहे थे और उन्हें विश्वास हो गया कि बीजेपी ही हमारी पार्टी है। वो चाहे पूर्वांचल के लोग हों, वो चाहे दलित हों, वो चाहे जाट गुर्जर, चाहे वो मुसलमान हो। मुसलमानों को लेकर एक भ्रम फैलाया जाता रहा कि भाजपा तो मुसलमान विरोधी है। ये अब मुसलमान भी समझने लगे कि ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये देश में हिंदू मुसलमान करवा के देश का बंटवारा चाहने वाली शक्तियां हैं और इसलिए अब मुसलमान भी भाजपा के साथ खड़े होने लगे हैं। निश्चित तौर पर भाजपा ने मेहनत की, भाजपा के एक कार्यकर्ता ने मेहनत की और तब ये विश्वास उन मतदाताओं के बीच बढ़ा है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा मान नहीं रहे हैं असित नाथ जी। अगर दिव्यांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के, वो तो यही कह रहे हैं कि अभी भी उनका दावा बरकरार है। 25 पर अटक गए दिव्यांशु जी। ये तो भी शुरुआती रुझान है जैसा कि मैंने बोला और ये बात करते हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बात कर रहे हैं मुफ्तखोरी की, फ्रीबीज की। तो एक चीज मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, जनता के हक को देना मुफ्तखोरी नहीं होता है। अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा देना मुफ्तखोरी नहीं होता है।
अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना मुफ्तखोरी नहीं होता है, ये जनता का हक होता है। फ्री वीज क्या होता है ये मैं बताता हूं। फ्री वीज होता है 15 लाख करोड़पति 15 लाख करोड़ उद्योगपति का लोन माफ करना फ्री वीज होता है। 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के नाम पे सिर्फ 4% बजट एलोकेट किया जा रहा है। और बात करते हैं देश को, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की, तो बिना शिक्षा के देश को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे, इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये बात आप क्या बार-बार जी हाँ असतना जी, ये बार-बार शिक्षा के बजट पर कह रहे हैं, उन्होंने होमवर्क तो ठीक किया है लेकिन तैयारी अधूरी रह गई है इनकी। दिल्ली सरकार के बजट से 350 गुना बड़ा बजट है केंद्र सरकार का। अब ये तुलना कर रहे हैं केंद्र सरकार के बजट और दिल्ली सरकार के बजट की, आपकी तैयारी थोड़ी अधूरी रह गई है। आपके किसी भी स्टेट में आप अपने किसी भी स्टेट का आप बताएंगे कि किसी भी स्टेट में आपका, दिव्यांशु जी एक बात और बोल लेने दीजिए, एक लाइन और जोड़ूंगा कि आप बार बार कह रही हैं कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस का आपको कहां झटका है भाई? पिछले 2 चुनाव में तो वो पार्टी 0 पर आउट हुई है। कांग्रेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 3 बार से लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की। 0 पर आउट होने वाली पार्टी को अब क्या झटका लगेगा बताइए? अब क्या आप लोग चाह रहे हैं? नहीं, मेहनत तो करेंगे ना सर, वो पार्टी मेहनत तो की है ना सर, हर बार परिणाम का एटलीस्ट इंतजार तो करेंगे वो लोग भी, क्योंकि जो मेहनत की है सर कुछ तो रिजल्ट मिले। चलिए ठीक है, हम कांग्रेस का आप जिक्र कर रहे हैं तो कमल ठाकुर के पास लिए चलते हैं। कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता। कमल ठाकुर जी, उनको आपको तो कंपटीशन में माना ही नहीं जा रहा, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी कह रही है आपको झटका क्या लगेगा, आप तो पहले ही 0 पर आउट हैं। देखिए, जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस को झटका लगेगा, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने ही बीजेपी को झटका दिया। देखिए, हम लोग जनता के वोट पर विश्वास करते हैं और बीजेपी का हालात ये है कि 5 महीना में 39 लाख वोट बढ़ा के चुनाव जीतने का प्रयास करती है, तो दोनों में अंतर है। हम लोग सीधा जानते हैं कि जनता जो मैंडेट हमको देती है, हम हारे या जीते, मैं जनता का स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि आखिर बीजेपी जो है 5 साल में 32 लाख महाराष्ट्र में वोटर बढ़ते हैं और 5 महीना में 39 लाख कैसे बढ़ जाते हैं, ये टेक्निक हम लोग नहीं सीख पाए 70 साल में। जो बीजेपी 10 साल में चुनाव आयोग को पंगु बनाकर और चुनाव जीतते जा रही है। सवाल जो है जनता के विषय का है कि आप चुनी हुई सरकार देश में चाहते हैं कि लुटी हुई सरकार चाहते हैं। और ये आप हमेशा आप लोग रोना रोते रहते हैं इस बात। इसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है सर, और हम यहाँ चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन के नहीं बैठे। आपको अगर डाउट है आप जाइए सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ। रोना और अपनी बात को कहना, ये 2 बात है। कभी भी हम लोग रोना नहीं रोते हैं, हम जनता के सवालों पर अपने सवाल करते हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा? डेमोक्रेसी में कोई रोना नहीं रोता है। आप रोना बोल रही हैं कि वोटर का जवाब कौन देगा? देश में इस तरह का अत्याचार हो रहा है, चुनाव आयोग जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हो पा रहा है। आखिर हम किससे सवाल करेंगे? क्योंकि हर बार जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो आप उसको बोलिएगा रोना। डाउट है सर, मैडम आप सीधा समझिए। शिप्रा जी, ये पंचायती तो टीवी चैनल पर हो नहीं सकती, और ये लोग सिर्फ टीवी चैनल पर ये बात बोलते हैं। आपको डाउट, आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गए इस मामले में? आप गए टीवी चैनल पर फरियाद लीजिएगा। चैनल हो, आप टीवी चैनल में आइए ना, कोर्ट में जाइए, लीजिएगा। सारे टीवी चैनल को तो आप खरीद के बैठे हैं, सारे टीवी चैनल खरीद के बैठे रखी हैं, तो विपक्ष दिखेगा कहां से? जब सवाल हम उठाते हैं तो मैडम आप लोग भी कम से कम इस बात को समझिए। ये सब जो आपने कहा कि हम रोना रोते हैं, हम सवाल करते हैं। नहीं, आप जो ये टीवी चैनल बैठ के टीवी चैनल पर ही आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं से सही नहीं है। ये नहीं सुनने के लिए आपको हमने बुलाया है सर, हमने बुलाया है। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना कि आपने क्या तैयारी की? एक दिन चुनाव आयोग पर एक डिबेट करा के दिखा दीजिए सर।